आज के इस नए सेशन में सभी शिक्षक बंधुओं, सभी मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस नए सेशन में हम लोग एट्थ पे कमीशन, जो 8वां वेतन आयोग की जो चर्चा की हो चुकी है, उसी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि वेतन आयोग क्या है, सैलरी वृद्धि के बारे में जानेंगे, फिटमेंट फैक्टर क्या होते हैं, 8वां। आज का ये जो सेशन है बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है और बहुत ही आराम आराम से हम सभी चीज़ों को लेके चलने वाले हैं। तो आज की हाईलाइट्स क्या होता है कि वेतन आयोग क्या है। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे, पहला वेतन आयोग कब आया था, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वेतन आयोग में हुआ, 8वां वेतन आयोग क्या है, फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है, उदाहरण के साथ समझेंगे कि कैसे आप समझते हैं कि 2.57 जो है आपका 7वां वेतनमान में वृद्धि हुआ, 1.86 होगा। अभी 8वां वेतनमान का उम्मीद किया 1.92 कि 1.92, 2.57, 2.86, 3.57 ये आता कैसे है, ये फिटमेंट फैक्टर है क्या, इसके साथ आपकी सैलरी कितनी इंक्रीमेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंत तक मैं सभी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है एट्थ पे कमीशन से रिलेटेड आपकी कंप्लीट सारी चीज़ें होने वाली है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम आपके साथ एक नई अनकही बातें चलते हैं कि करें कि दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता, दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता, क्योंकि आप जिसके लिए रोते हैं ना कि ये मेरा अपना है, दिन भर अपने शरीर की बेचैन किए रहते हैं ना आप, कि हमेशा सबके लिए दौड़ते हैं, आप अपनी चैन अपनी शांति छोड़ करके सारी दुनिया को कहते हैं कि सब मेरे अपने हैं। तो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता, लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं कि और कितना वक्त लगेगा। इस चीज़ को समझिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, इस सोचिएगा इस विचार में। तो इसी सेशन के साथ शुरू करते हैं कि वेतन आयोग क्या है। देखिए, वेतन आयोग क्या है, वित्त विभाग का वेतन आयोग क्या है कि हमेशा शुरुआत में हमेशा 9 लोगों की एक कमेटी बनती है, एक आयोग बनती है। उस आयोग में क्या होता है, केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जो एक निकाय बनाई जाती है, एक आयोग बनाया जाता है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन ढांचों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करता है। जो भी कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी हैं और चाहे आपके राज्य कर्मचारी जो भी हैं, उनके वेतन की सिफारिश और उनकी समीक्षा करता है कि कितना वेतन बढ़ना चाहिए, क्या घटना चाहिए, कौन कौन सी सुविधाएं और देनी चाहिए, कि कर्मचारी किस चीज़ से खुश है, किस चीज़ से नहीं खुश है, उनको और कैसे खुश है, उनकी जो आउटपुट कैसे बढ़ेगा कर्मचारियों की, है ना। बहुत सारी सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए वेतन आयोग का निर्माण किया जाता है। वेतन आयोग की संरचना व्यय विभाग, वित्त विभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये चीज़ समझेंगे। पहला वेतन आयोग जो है सन आज़ादी के 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ तो 1946 में वेतन आयोग की टीम गठित की गई थी पहला, और 1947 में जाकर के लागू किया गया था, तो 1946 में स्थापित किया गया। आज़ादी के बाद अभी तक कुल 7 वेतन आयोग की हो चुकी है, और अभी जो सैलरी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी या राज्य स्तर के कर्मचारी जितने भी, उनको सब 7वें वेतनमान के हिसाब से किस वेतन आयोग में क्या मिला, सब चीज़ हम आपके पास लेके आए हैं, सब चीज़ आपको समझाएंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। तो आज़ादी के बाद अभी तक कुल 7 वेतन आयोग का गठन किया और 8वां वेतन आयोग की गठन की घोषणा हो चुकी है। फिर आगे कि वेतन आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, सरकार इन सिफारिशों को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। क्योंकि देखिए, इसी तरह की इसका एग्जाम्पल है, देखिए जरूरी नहीं है कि जो वेतन आयोग जो है, अगर गलत सिफारिश कर दी तो गलत चीज़ों को सरकार माने, उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, वो स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। जैसे 5वां वेतनमान जब लागू हुआ था, उस 5वें वेतनमान में देखेंगे, जैसे 5वां वेतनमान में क्या आयोग ने किया था कि अभी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हो गया, खर्च ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि 1990 में कहीं ना कहीं आर्थिक संकट आई हुई थी भारत में। तो उसमें 5वां वेतन आयोग ने कहा कि 30% कर्मचारियों की छंटनी कर दी, हटा दिया जाए, और 3.5 लाख जो और रिक्ति है केंद्र सरकार में, कहा कि उनकी बहाली नहीं की जाए। और वो वैसा वेतन आयोग की सिफारिश की वर्ल्ड बैंक ने भी इस सिफारिश की निंदा की थी, और बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। आइए देखते हैं सरकार जो पहला पे कमीशन कब आया था, जनवरी 1946 में। आपका रिपोर्ट कब आया था, मई 1947 में इसको रिपोर्ट किया था आयोग का गठन, और 1 जुलाई 1947 से जो ये इफेक्टिव माना जाता है कि उस समय से ये लागू हो गया था। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, देखिए, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पे कमीशन कब आया था, 1957 में। थर्ड जो है 1970-73 में आया था। 1986 में जो फोर्थ पे कमीशन, फिफ्थ कमीशन जो 1997 में आया था। सिक्स कमीशन 2006 में आया था, और 7वां वेतनमान जो है 2013 में आया था।
जो कह रहा है कि पहला वेतन आयोग के बारे, उस सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, चलिए हम लोग देखते हैं पहला वेतन आयोग यानी फर्स्ट सीपीसी, सेंट्रल पे कमीशन। सीपीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पे कमीशन। कह रहा है कि उस समय फर्स्ट वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास बरदाचार्य। उद्देश्य क्या था कि आजादी के बाद सरकारी वेतन संरचना को तर्कसंगत बनाना। ठीक है। नवाचार के अंदर जीविका पारितोषिक की अवधारणा, यानी जितने भी कर्मचारी हैं कि उनकी जीवन चल सके, किसी तरह उनके रोटी कपड़ा मकान की उपलब्धता हो जाए, सिर्फ इसी बेस पर वेतन दिया जाता था। अभी की तरह फैसिलिटीज नहीं, यहाँ पे कर्मचारियों को खुश करने की बात नहीं थी उस समय सीधे कह रहा है कि जीवित पारितोषिक की अवधारणा की थी कि बस लोग को रोटी कपड़ा मकान बेहतर तरीके से मिल सके, सिर्फ उतनी पैसे दी जाए, उतनी वेतन दी जाए। उस समय न्यूनतम वेतन जो 55 रुपये, जिसमें 10 रुपये पहले आज़ादी से पहले 10 रुपये न्यूनतम वेतन थी, उसको बढ़ा करके 30 रुपये किया गया और 25 रुपया उस समय डियरनेस अलाउंस ऐड किया गया, जो 55 रुपये टोटल वेतन है। उसमें टोटल 15 लाख केंद्रीय कर्मचारी थे। इसी साल से जो डीए की शुरुआत हुई थी पहला वेतन आयोग से। क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि पहला वेतन आयोग डीए की शुरुआत किससे हुई? तो पहला वेतन आयोग 1946 से, जिसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो आपके श्रीनिवास बरदाचार्य अध्यक्ष थे। दूसरा वेतन आयोग है जिसका अध्यक्ष जगन्नाथ दास थे। उद्देश्य अर्थव्यवस्था और जीवन यापन लागत के संतुलन पर जोर। न्यूनतम वेतन उस समय क्या था? 80 रुपये प्रतिमाह, जो 30 रुपये से बढ़ करके कहा गया था 80 रुपये प्रतिमाह। लाभार्थी तो इसके पहले पहला वेतनमान में 15 लाख सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन जब 1957 से 59 में जब सेकेंड वेतनमान आया था, उस समय लाभार्थी आपके टोटल 25 लाख कर्मचारी हो गए। तीसरा वेतनमान है जिसमें अध्यक्ष जो है रघुवीर दयाल। उसका अध्यक्ष कौन से हैं? देखिए रघुवीर दयाल। नवाचार क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वेतन में समानता। कह रहा है कि सार्वजनिक और जो प्राइवेट कंपनियां जो हैं वहां पे सैलरी लोगों को ज्यादा मिलती थी, सरकारी कंपनियों में कम मिले भैया, तो सब कोई अपनी निजी कंपनी में ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे, सरकार की पोस्ट खाली होने लगेगी। तो कहा कि दोनों में समानता की बात की गई थी थर्ड वेतनमान में। कह रहा है कि न्यूनतम जो है 185 रुपये प्रतिमाह की, जब पहला में जो 30 रुपये था, दूसरा में 80 रुपये और अब 185 रुपये प्रतिमाह। जब पहला में 15 लाख कर्मचारी थे, दूसरा में 25 लाख कर्मचारी थे, अब इसमें आपके बढ़ के तीसरा वेतनमान में हो गए 30 लाख कर्मचारी। इसमें न्यूनतम निर्वाह का विचार को त्याग कर पर्याप्त। इसमें देखिए इसमें क्या गया था, जो वहाँ पे मैंने बताया कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की उपलब्धता हो जाए, सिर्फ उसी पे आपको जो पहला वेतनमान दूसरा वेतनमान चला कि सिर्फ उतना ही पैसे दी जाए। अब इसमें तीसरा वेतनमान जो 1973 में आया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा कि सभी लोगों को भैया इतना पैसा दिया जाए कि न्यूनतम निर्वाह नहीं, कि वो अपनी सुख सुविधा के जीवन भी जी सके और वो कहीं ना कहीं उनको काम करने में मन लगे, और जो निजी जो क्षेत्र है उनसे आकर के सरकार में अपना काम करें। समान आय की बात की गई। अगला है फोर्थ वेतनमान, चौथा जो है ये आया था कब? 1983 में। अध्यक्ष क्या थे? पीएन सिंघल। नवाचार जो क्या था उसका? प्रदर्शन आधारित वेतन संरचना। न्यूनतम वेतन 750 रुपये प्रतिमाह। लाभार्थी 35 लाख कर्मचारी थे। पहले देखिए 15 थे, फिर 25, फिर 30 और फिर चौथा में कितने हो गए? 35। इसमें 5 लाख कर्मचारी बढ़ गए। इसमें देखिए चौथा वेतनमान में एक पॉइंट जोड़ के आया कि इसमें पहली बार सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए रैंक वेतन की अवधारणा की गई। यानी कहा गया कि अगर कोई सशस्त्र बल का मतलब आर्म्ड फोर्स है, जैसे ब्रिगेडियर हो गया, कैप्टन हो गया, तो उस तरह के पदों के लिए जैसे जैसे पद बड़े मिलते जाएंगे, उनके वेतन भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, उनके वेतन का भी उसी तरह से संरचना तय की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, यहाँ पद दे सकते हैं लेकिन वेतन पद के हिसाब से नहीं बढ़ा होना चाहिए। वो लोग प्रमोशन के हिसाब से, जिसकी जितनी अनुभव होगी उसी के हिसाब से ही आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, पद के हिसाब से नहीं कि कोई ब्रिगेडियर बन गया भैया, कोई कैप्टन बन गया, उसी हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी। इस चीज को त्याग कर दिया गया। चलिए अगला देखते हैं कि फिफ्थ पे कमीशन। देखिए फिफ्थ के कमीशन से के बाद ही आपका पेंशन में जो है डीए की बढ़ोतरी मिली। जो पेंशन में जैसे अभी साल में 2 बार डीए बढ़ता हुआ है ना, डीए साल में 2 बार बढ़ता है, उसी तरह फिफ्थ पे कमीशन में ही पेंशन में भी डीए आपकी बढ़ोतरी होने शुरू हुई थी फिफ्थ के कमीशन में। इसमें अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस एस रत्नबेल पांडियन। नवाचार के सरकारी दफ्तरों को आधुनिक बनाने का काम सौंपा गया था इसमें। ठीक, चलिए तो यहाँ पे न्यूनतम इसमें क्या था? 2550 रुपये प्रति लाभार्थी। इसमें 5 लाख और कर्मचारी बढ़ गए, 40 लाख कर्मचारी। इनकी सिफारिशों में से देखिए 5वें वेतनमान में था कि इसकी सिफारिशों में से एक यह भी थी कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 30% तक घटा दे और खाली पड़े करीब 3.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती न करें। जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि इनकी सिफारिश थी, लेकिन सरकार के लिए क्या होता है कि इनकी सिफारिशों को मानना न मानना वो सरकार बाध्यकारी नहीं होती, इसलिए सिफारिशों को वहाँ हटा दिया गया कि इसके लिए आपको जो है आपका वर्ल्ड बैंक जो होती है, वर्ल्ड बैंक भी
इसकी निंदा की थी भैया कि ये सिफारिश बहुत गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3.5 लाख जो रिक्त पद है इसको हटाना नहीं, इसको खाली नहीं रखना चाहिए, 30% जो उसको हटाना भी नहीं चाहिए। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए कि मैं अभी आपको सारी कैलकुलेशन आपको एक साथ बताने वाला हूँ कि किस कैलकुलेशन में क्या होने वाला है। देखिए आगे देखते हैं। हालांकि देखिए सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आ गया मेन आपका आ गया 6th पे कमीशन, जो इतिहास का सबसे ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट के लिए जाना जाता है 6th पे कमीशन। ये मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री जब 2006 में हुआ करते थे उनकी गवर्नमेंट में ये आया था, क्योंकि उस समय जो डीए जो था उस समय डीए जो है उस समय 125% पे पहुंच गया था, जिसके कारण वो आपके इतिहास में सबसे ज्यादा 54% वेतन की वृद्धि हुई थी। आज तक इतनी वेतन की वृद्धि कभी किसी वेतन पे में नहीं हुआ है, सिर्फ 54% 6 पे कमीशन में। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट यानी जो थी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट है सबसे ज्यादा देने की, हमेशा नहीं, क्योंकि शुरू से आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक आपका कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा कमी वृद्धि हुई है, सिर्फ 6 पे कमीशन में वृद्धि हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति बी एन श्री कृष्ण। नवाचार जो इसमें आपको क्या किया सर, सैलरी के लिए पे बैंड और ग्रेड पे की शुरुआत की गई। पे बैंड और ग्रेड पे की शुरुआत की गई। इसमें पे बैंड और ग्रेड पे क्या है देखिए वो सारी चीजें मैं लेके आके आया हूँ। अगर हम बात कर देखिए ये जो आपका देख पा रहे हैं, अगर पे बैंड वगैरह सब देख पा रहे हैं, ये सारा यही पे बैंड है आपका, ग्रेड पे है, जिसमें आप 2400 ग्रेड पे कहते हैं, 4200 पे ग्रेड करते हैं, वही सारी चीजें ग्रेड पे है। क्लियर? देखिए तो 6 पे में पे बैंड पूछेगा, पे बैंड और ग्रेड पे किस में आया, तो 6 पे कमीशन में आया था। इसमें न्यूनतम सैलरी कितनी थी? 7,000 रुपये प्रति माह। अधिकतम कितना था? 80,000 रुपये प्रति माह। लाभार्थी इसमें सीधे 40 से कितने बढ़ गए? 20 लाख कर्मचारी ज्यादा बढ़ गए, यानी 60 लाख कर्मचारी हो गए। इसमें इतिहास के सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि लगभग 54% हुई। इसमें ग्रुप डी कैडर को हटाने की सिफारिश, इसमें कहा गया था कि ग्रुप डी का जो कैडर है उसको हटा दिया जाए, ग्रुप डी यहाँ से खत्म कर दिया जाए, लेकिन उसको हटाया नहीं। ग्रुप डी की प्रक्रिया अभी खत्म हुई है, अब ग्रुप सी हो गया। 7th सीपीसी, इस आयोग की जो गठन जो है मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में 2013 में हो गई थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था? तो मोदी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो एनडीए गवर्नमेंट जो है, यूपीए की गवर्नमेंट में, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट में, यानी यूपीए कह सकते हैं, यूपीए गवर्नमेंट 2013 में इसकी आयोग की गठन की गई थी, लेकिन 2016 में एनडीए के गवर्नमेंट में ये इम्प्लीमेंट किया गया था। 7th सीपीसी आयोग की गठन घोषणा यूपीए सरकार में हुई थी, सारी चीजें मैंने बता दिया। इसमें क्या किया गया कि 7th सीपीसी जब 2016 में आया तो 2006 में जो पे बैंड और ग्रेड पे था उसको हटाकर यहाँ पे मैट्रिक्स सिस्टम लगाया गया। वहां से कहा कि ग्रेड पे वगैरह नहीं चलेगा, हमारा क्या चलेगा? हमारा पे मैट्रिक्स चलेगा। अधिकतम इसमें जो है उसमें न्यूनतम जो सैलरी की गई थी, इसमें देखिएगा, इसमें न्यूनतम सैलरी जो 7,000 जो 6 पे कमीशन में था 7,000 से बढ़ के 18,000 कर दिया गया। और कहा गया था कि भैया कि अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए जो मंत्रालय के सचिवों की होती है उतनी मैक्सिमम सबसे ज्यादा सैलरी उनकी की गई। लाभार्थी इसमें 1 करोड़ कर्मचारी, जिसमें पहले 60 लाख थे, 60 लाख से सीधे 1 करोड़ चले गए, और 58 लाख पेंशनधारी हो गए, 58 लाख पेंशनधारी हो गए। कि इसमें फिटनेस अलाउंस की बात करेगी, पेंशन भोगियों की पेंशन की वृद्धि का फायदा मिला, नए भत्ते, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह, टीए वगैरह सब कुछ इसमें जोड़ा गया। रेलवे में जो रेलवे के जितने गुड्स गार्ड वगैरह होते हैं उसमें सबको टीए वगैरह जोड़ा जाता है, सभी चीज उसमें जोड़ा गया आपका 7वें वेतनमान में। अब आइए हम लोग फिटमेंट फैक्टर के धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, जो मेन चीज आप जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देख पा रहे हैं और वीडियो को तक रुके हुए, उस फिटमेंट फैक्टर पे भी हम लोग चलते हैं और वहां पे सारी चीजों को चर्चा करते हैं। तब तक देखिए फर्स्ट वेतनमान में तो भैया स्टार्टिंग हुआ था, तो सेकंड वेतनमान में जो वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी? 14.2%, जो इतिहास का सबसे कम है। ये देखिए इतिहास में सबसे कम सेकंड वेतनमान है। थर्ड सीपीसी में तीसरा जो वेतनमान में 20.6% सैलरी की वृद्धि हुई थी। फोर्थ वाले में 27.6 हुआ था, पांचवा में 31% हुआ था, छठा में 54% हुआ था, और सातवां में मात्र 14.3%, यानी सेकेंड लोवेस्ट आपका जो है 14.3% सातवां वेतनमान में लागू हुआ था। सातवां वेतनमान जो 2016 में जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने एनडीए गवर्नमेंट बना था, मात्र 14.3% सैलरी की वृद्धि हुई थी, तो इतिहास का सेकंड लोएस्ट है। सबसे कम लोएस्ट आपका किस में है? आपका तो सेकंड सीपीसी में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला आगे की फिटमेंट फैक्टर क्या है। देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या है कि फैक्टर जैसे आपको क्या है, एक गुणक है। जैसे फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इस चीज़ों को समझना। अब यहाँ से हम चीज़ों को सारी चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ से हम सारी चीज़ों को लेके आ रहे हैं। देखिए अब यहाँ से सारी चीज़ें कैसे है, फिटमेंट फैक्टर क्या है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है,
जैसे मान लीजिए कि अगर आपका वजन पहले क्या था, आज से 10 साल पहले 40 केजी के थे, 40 केजी के थे। अब आपका जो वजन हो गया है 80 केजी, 80 केजी हो गया। तो एक चीज बताए कि आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये दो, यानी 2 गुना हो गया है। तो ये जो 2 से जो मल्टीप्लाई किए, इसी को हम लोग बोलते हैं गुणक। इंग्लिश में ऐसे इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे इसको फैक्टर की बात की गई है। तो फैक्टर का मतलब होता है किसी चीज में वो कितना मल्टीपल हो गया, कितना गुणा हो गया, यानी गुणक है। गुणक मतलब गुण, जिस किसी चीज में जो गुणा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 बीघा जमीन है और मेरे पास 20 बीघा जमीन है, 20 एकड़ जमीन है। तो 5 से 20 कितना मल्टीपल है, कितना गुणा है, 4। तो 4 क्या हो गया, यहाँ पे फैक्टर की बात करेंगे अगर इसकी भाषा में बात करेंगे तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या है। तो किसी भी कर्मचारियों के वेतन को महंगाई के बनाए रखने के लिए जिस सैलरी को जितना गुणा बढ़ाया जाता है, वही उसका फिटमेंट फैक्टर कहलाता है। अब हम लोग फिटमेंट फैक्टर निकालते कैसे, देखें। 6 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना आया था, 1.86। 7th पे कमीशन में कितना आया था आपका, देखेंगे 2.57। अगर अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि सर 6 पे कमीशन में 1.86 था और यहाँ पे 2.57, लेकिन सैलरी तो सबसे यहाँ पे तो कम लग रहा है, लेकिन फिर भी सैलरी जो वृद्धि सबसे ज़्यादा 6 पे कमीशन में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज और ये सारी चीज़ें पे फर्क पड़ता है। ये फिटमेंट फैक्टर आपको कंप्लीट जब सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें आएगी। आइए हम लोग फिटमेंट फैक्टर देखते हैं। देखिए फिटमेंट फैक्टर का एक फॉर्मूला दिया गया है, कह रहा है कि बेसिक पे प्लस ग्रेड पे प्लस डीए, बेसिक पे प्लस ग्रेड पे प्लस डीए प्लस इंक्रीज बाय पे कमीशन ऑन बेसिस, ठीक है, बेसिक प्लस आपका जो डीए है उस पे। अब हम लोग सीधे एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग चीज़ों पे चर्चा करते हैं। चलिए हम आप ही के सैलरी से एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप ही की सैलरी से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कितनी इंक्रीमेंट होने वाला है। मान लीजिए कि 8th पे कमीशन में, अगर 8th पे कमीशन अगर आपकी लागू हो जाती है और सरकार इस बात की घोषणा करती है कि हम लोगों की सैलरी जो है कितनी प्रतिशत बढ़ाने वाले हैं, 20% सैलरी बढ़ाने वाले हैं। अच्छा 20% जब सैलरी बढ़ाने की बात करता है तो 20% का इसका मतलब तो आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि अभी मान लीजिए कि आपका मूल वेतन 25,000 है, 25,000 है, तो आपका ये 25,000 का 20% अगर निकालेंगे तो 25 दूनी 50 यानी 5,000। तो ऐसा तो नहीं है कि 5,000 मूल वेतन बढ़ करके आपका 30,000 हो जाएगा। क्या आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ 20% वेतन बढ़ने का मतलब ये नहीं कि 25,000 का 20% निकाल के 30,000 आपका मूल वेतन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये आपका गलत कैलकुलेशन। आइए हम इस चीज़ की चर्चा करते हैं कि क्या होने वाला है, ये होता क्या है। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा समझेंगे। इसका अगर फॉर्मूला फिटमेंट फैक्टर की अगर हम फॉर्मूला समझेंगे, फॉर्मूला अगर समझेंगे फॉर्मूला की इसका फिटमेंट फैक्टर का, तो फिटमेंट फैक्टर का अगर फॉर्मूला समझेंगे तो फिटमेंट फैक्टर की फॉर्मूला जरा समझिए। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें, फिटमेंट फैक्टर का सबसे चीज फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले क्या है, बेसिक समझेंगे, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए समझेंगे, प्लस बेसिक प्लस डीए प्लस, समझेंगे बात को, बेसिक प्लस डीए प्लस। अब यहाँ पे जो आपका आ गया कि इस बेसिक और डीए का, बेसिक और डीए का डीए प्रतिशत, ध्यान रखेंगे, बेसिक प्लस डीए का डीए प्रतिशत प्लस, समझेंगे फिर समझेंगे कि इस बेसिक और, अब देखिए बेसिक, ये बेसिक और जो डीए है ना, ये बेसिक और डीए, अब क्या करना है कि इन तीनों का, समझेंगे बात को, इन तीनों को जोड़ने के बाद इनका प्रतिशत सैलरी इंक्रीज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट, चाहे वेतन आयोग कह सकते हैं, इज इक्वल टू फिटमेंट फैक्टर। क्या है, कुछ नहीं समझना है आपको, बस मेरी प्रक्रिया समझ लीजिए, फिर हम आपको एक एक चीज समझाते हैं। देखिए आपका बेसिक और डीए कुछ भी रहे, आपका बेसिक और डीए कुछ भी रहे, 50,000 रहे, 1 लाख रहे, बेसिक आपका डीए कुछ भी, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप कंप्लीट इस बेसिक और डीए को हम लोग क्या मान लेते हैं, फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लस समझना है। अब मान लीजिए कि डीए अगर की बात करते हैं तो डीए समझना है कि चूंकि ये क्या लागू होगा, ये 1 जनवरी 2026 में जा करके अप्लाई इंप्लीमेंट होगा। इफेक्ट में कब आएगा, ये आपका 1 जनवरी 2024।
तो बताइए कि अगर मैं 1 जनवरी 2025 की बात करता हूं तो अभी आपका कितना प्रतिशत डीए चल रहा है? 53%। तो जनवरी में फिर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 57%। फिर से आपका मान लीजिए कि दिसंबर में भी आपका मान लीजिए, दिसंबर में, सॉरी दिसंबर में नहीं, अरे सॉरी देखिए दिसंबर में नहीं, ये क्या हो जाएगा देखेंगे, दिसंबर में तो बढ़ेगा नहीं, आपका सीधे जुलाई में फिर से ये मान लीजिए कि 3% और बढ़ गया। तो ये कितना आपका प्रतिशत हो गया? 60। क्योंकि दिसंबर में बढ़ेगा नहीं, दिसंबर में तो सीधे जाकर के आपको 1 जनवरी 2026 से आपका बढ़ने के चांस नहीं, वहां पे सीधे के सीधे जाके आपका फिटमेंट फैक्टर यानी 8वां वेतनमान इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये डीए कितना हो जाएगा? 60%। तो मैंने 60% डीए किसका मिलता है? आपका बेसिक का मिलता है। तो देखिए बेसिक और डीए को मैंने क्या माना था? बेसिक और डीए को जोड़ दिया जाएगा, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बस आप थोड़ा वेट करेंगे। बेसिक और डीए को एक साथ जोड़ के एक मान लिया, फिर पुनः 1 का 60% निकालेंगे। तो अगर 1 का 60% आप निकालते हैं तो जरा इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे यहां कि अगर मैं 1 का 60% निकालते हैं तो इस चीज को समझिए कि अगर 1 का 60% अगर निकालते हैं तो देखेंगे 0 से 0 कट गया, ये कितना चाहे ऐसे भी रहने देंगे तो 0.60 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.60, ये हो गया। अब इन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो ये देखेंगे 1.60 हो जाएगा, क्योंकि एक में अगर 60 पैसा तो 1.60। अब क्या होगा कि 1 रुपया जो 1.60 हो गया, इसका सैलरी कितना इंक्रीमेंट हुआ जरा समझेंगे। 1.60 का 20% यहां पे निकाल लेंगे। क्लियर? तो अगर आप निकालते हैं देखिए 0 से 0 कैंसिल कितना हो गया? तो 20-25 है, क्योंकि माना जा रहा है कि अभी 14.6% यदि मान लीजिए कि आपका इंक्रीमेंट हुआ था 6-7 पे में, तो आपका 20% होगा मान लीजिए 8th पे कमीशन में, 25% होगा। आप एक बार समझ लीजिए मैक्सिमम आपका 20% से ज़्यादा नहीं होने वाला, 20 से 25% मैक्सिमम होने वाला है। तो मान लेते हैं कि 20% अगर एवरेज में मानते हैं तो 20 पर देखिए तो 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ये कटेगा 0.32 में। कितना मार्क में कटेगा? 0.32 में। अब यहाँ पे इन चीज़ों को जोड़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे देखिए 1.60 था वैल्यू इसका, और इसका वैल्यू कितना आ गया? 0.32। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 1.92। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो 1.92 आया, यही आपका फिटमेंट फैक्टर कहलाता है। एफ फिटमेंट फैक्टर कहलाता है, फिटमेंट फैक्टर कहलाता है। चलिए एक बार हम और इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपके साथ एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी विशिष्ट, मान लीजिए कि अभी बहुत सारे लोग बीपीएससी टीआरई 1 में टीचर बने हुए हैं। अभी उनकी जो बेसिक की अगर बात करते हैं तो इनकी जो बेसिक है अभी 25,000 है। मान लीजिए इनकी बेसिक कितनी है? 25,000 है, मैं मानता हूं। अब मान लीजिए कि चूंकि आपका ऐसे बीपीएससी में है, राज्यकर्मी है, तो आपका जो वेतनमान 8वां वेतनमान लागू होगा, बिहार सरकार जो लागू करेगी वो आपको 1 अप्रैल 2027 से लागू करेगी। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपका अगर वेतनमान 2026 से मिलना शुरू हो जाता, जैसे केंद्र सरकार के आप कर्मचारी होते, तो क्या होता? तो सिंपल चीज है कि बेसिक आपका कितना है? 25,000। समझने की कोशिश करेंगे। डीए आपका कितना है? समझेंगे। डीए आपका मान लीजिए कि 60% होता, तो डीए भी आपका 60% किसका होता? तो 25,000 का होता ना। क्लियर? अब समझने की कोशिश करें तो ये सीधे क्या करेगा, यहां पे समझेंगे। बेसिक और डीए, मैंने क्या बोला कि बेसिक और डीए प्लस इसका ठीक है ना, इसका जो भी डीए प्रतिशत होगा प्लस इन तीनों को जोड़ने के बाद इसका प्रतिशत सैलरी इंक्रीज, यही आपका फिटमेंट फैक्टर है। यही आपका फिटमेंट फैक्टर है। देखिए यही फिटमेंट फैक्टर है, आपका एफएफ है। तो टोटल फिटमेंट फैक्टर इसको करने के बाद आपका कितना आया था? देखिए तो इसमें होगा क्या, जरा समझने की कोशिश करना है क्या होने वाला है फिटमेंट। तो टोटल फिटमेंट फैक्टर को मैंने क्या बताया था कि आपका आया था 1.92।
अभी 1.92 तो मान ली कि आपका मूल वेतन कितना है 25,000। जब मूल वेतन जब वहां 25,000 है तो उस समय 8th पे कमीशन के बाद आपका कितना हो जाएगा, समझने की बात करना है। 8th पे कमीशन के बाद आपका जो बेसिक है वो हो जाएगा कि 25,000 को 1.92 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1.92 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 1.92 से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए दशमलव हटाने के लिए 2 को जीरो कर दे, 2 को जीरो से देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया, अभी बच गया 250 इंटू 192। अगर इसको 150 देखिए तो ये आराम से हम इसको लिख सकते हैं 1000/4। अगर इसको 1000/4 लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 4 चुका 16, 3 तो 4 हटा देंगे, ये हो जाएगा 48,000। टोटल आपका बेसिक कितना हो जाएगा 48,000। अगर अब आपकी बेसिक जो पहले 25,000 थी, अब आपकी बेसिक कितनी हो जाएगी 48,000। लेकिन पहले डीए आपका 60% जोड़ा जाता था, लेकिन जैसे ही 8वां वेतनमान लागू होगा तो आपका डीए हो जाएगा 0%, यानी यहां पे आपकी डीए नहीं जोड़ा जाएगा, डीए नहीं जोड़ा जाएगा। अब आइए हम देखते हैं कि आपके वेतन में कितनी वृद्धि होने वाली है। वेतन में समझेंगे, अभी जो है मान लीजिए कि आपका जो है यहां से मान लेते हैं कि 31/12/2025 और ये मान लीजिए कि 8th पे कमीशन के बाद 1/1/2026 यहां से आपका बेसिक कितना था 25,000। समझने की कोशिश कीजिएगा, डीए कितना था तो मान लीजिए कि 60% था, तो 25 छक 150 यानी 15,000। मान ली कि एचआरए आपका कितना था तो मान ली कि चलिए 10%, तो मान ली कि आपका 2500 ये हो गया। मेडिकल कितना था तो आपका 1,000 था, ठीक है। तो सभी सैलरी जब 25 और 15 कितना होता है 40, 40 और 1 41, 41 और ये कितना हो गया 41 2 43,500 रुपया होता था। अब जब यहाँ पे 8th पे कमीशन लागू होगा तो समझना है कि अब आपकी जो बेसिक कितनी हो जाएगी 48,000, समझने की। डीए क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एचआरए अब आपका कितना हो जाएगा 10% के हिसाब से, ये हो जाएगा 4800। मेडिकल मान लीजिए कि सरकार बढ़ाएगी तो बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाती है तो चलिए 1,000 ही ले लेते हैं। टोटल आप सैलरी यहाँ पे ऐड कर लीजिए, सैलरी कितनी होने वाली है तो 48,000 और 49,000, 49,000 और 4 कितना होता है 53,000, 53,800 कितनी हो जाएगी 53,000। तो बताइए 43,500 से 53,800 तक कितना आपका 10,300 रुपये की आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। अगर कोई इंक्रीमेंट नहीं मिले तो 10,300 रुपये 2026 में आपकी लागू हो जाएगी तो सैलरी मिलेगी। ये आप फिटमेंट फैक्टर समझ गए, सैलरी इंक्रीमेंट समझ गए। हम ऐसे भी बहुत सारे हमारे इस चैनल पे ऐसे भी वीडियो लेके आने वाले हैं कि टीआर 1 टीआर 2 की कितनी होगी, बीसी शिक्षक की सैलरी क्या होगी, सभी लोग के रेलवे वालों की सैलरी, सभी धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक प्रकार की किसकी सैलरी कितनी होने वाली, सभी टॉपिक में वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तब तक आप इस वीडियो से में क्या आपको और भी कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में कहीं दिक्कत आ रही है, सारी चीज़ों को समझ आनी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ लें। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए मान लीजिए कि अभी विशिष्ट शिक्षक है, अभी विशिष्ट शिक्षक की बात करते हैं हम बिहार में। अगर मैं विशिष्ट शिक्षक की बात करूं तो विशिष्ट शिक्षक में जो लोग सबसे पुराने हैं उनकी बेसिक अभी कितनी है, मान लीजिए कि 30,750 रुपये। जरा समझने की कोशिश करेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों की क्या है 30,750 कब, तो मान लीजिए कि ये होगी आपकी 31 समझेंगे 31/12/2025 को, और हम यहाँ पे 8th पे कमीशन के बाद 1 जनवरी 2026 की बात करते हैं। बेसिक 30,750, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर ये बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 1 पॉइंट कितनी हो जाएगी 92, 1.92 से बेसिक यहाँ बढ़ जाएगा, समझेंगे। अगर 1.92 से अगर बेसिक बढ़ता है, अगर मैं एक बार कैलकुलेट करके देखता हूं मैं सारी चीज़ें, अगर थोड़ा समय लगेगा इसलिए मैं आपको मोबाइल को कैलकुलेटर से मैं यूज कर लेता हूं कि अगर मान लीजिए कि 30,750 का
अगर 1.92 की बात करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 59,040 रुपये, ठीक है। अगर मैं डीए की बात करता हूं, देखिए डीए की अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए चलिए डीए यहाँ पे कितनी प्रतिशत होगी, 60%। यहाँ पे डीए कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो अगर मैं डीए की बात करता हूं, देखिए तो डीए अगर 30,750 का अगर 60% लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 18,450। एचआरए अगर हम बात करते हैं 10% के हिसाब से तो मान लीजिए कि इसका 10% कितना हो जाएगा, 3,075। यहाँ पे अगर मैं एचआरए की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 5904। अगर हम यहाँ मेडिकल की बात करें तो मेडिकल कितना हो जाता है, 1,000। यहाँ मेडिकल की अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 1,000। इन दोनों को सबको ऐड करके देख लीजिए आप। मान लीजिए कि देखिए 18,450 को 30,750 प्लस 3,075 प्लस 1,000, और इनको सबको जोड़ते हैं तो देखिए 53,275 आता है। लेकिन अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो देखिए कितना होगा, 59,040 प्लस आपका 5904 प्लस आपका 1,000, ये हो जाएगा 65,944। अगर इसके पूछा जाए कितना इंक्रीमेंट हुआ तो चलिए 65,944 में से आप 53,275 माइनस कर लीजिए तो देखेंगे यहाँ पे कितनी बढ़ा, 12,669 रुपये की इंक्रीमेंट हुआ। तो फिटमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं, सैलरी के कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उन सभी चीज़ों को मैं समझा दिया। हाँ ये चीज़ थोड़ी हो सकती है कि मेडिकल भी हो सकता है कि बढ़ जाए, चूँकि जब आएगा तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ेगा, वृद्धि होगी, तो उस समय कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो आज की वीडियो में क्या समस्याएं हैं, क्या चीज़ हमारी कंप्लेंट कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी और क्या सुझाव देना चाहते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, अपने अलग अलग ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। तब तक कि आज के लिए गुड नाइट, सब बाग है।